हेलो, गुड इवनिंग। रेलवे एग्जाम्स के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला वीडियो ये आप लोगों के लिए अपलोड करना जा रहा हूँ और ये बात आप लोग ध्यान रखना, मैं मेरे बहुत वीडियोस में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी वो बच्चा पक्का इस चैनल पर आ ही जाता है। लेकिन ये मैंने नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, तो शुरुआत में थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को आप लोग शेयर कर सकते हो। जैसे ही 15-20 हज़ार बच्चे इस पर हो जाएंगे, उसके बाद तो ये तुरंत खुद ही तेज़ी से अपने आप फैलना शुरू होगा। तो शुरुआत में इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प कीजिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। एक जो चैप्टर जो एक पूरा का पूरा जो एक एग्जाम में पेपर आया हुआ है, वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए, कोई भी एग्जाम जो नज़दीक होता है उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने चाहिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके मतलब पहले आए हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब पी वाई क्यू अगले 10-15 दिन आप लोग पी वाई क्यू के साथ आप लोग खेलिए, थोड़ा थोड़ा अपना रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। पी वाई क्यू प्लस रिवीजन, इन दोनों से होगा आपका सिलेक्शन। तो आइए एक पेपर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और कंप्लीट इस पेपर को मैं आपको सोल्व करवाता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ, हमें क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कैसे करना है। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान पेपर आया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे, अगर मुझसे फाउंडेशन आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। क्या आप लोगों को पता है क्या कि एक समांतर श्रेणी की, और एक बात और ध्यान रखना, इसके आसपास जो क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं उसके आसपास की भी बातें मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा, उसके आसपास की कहानियाँ भी मैं आपको सुनाते हुए चलूँगा। यदि कभी भी अपने पास समांतर श्रेणी है तो इसका nth टर्म अगर हम लोगों से पूछा है तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस n माइनस वन इंटू अपने पास d होगा। ये लीजिए, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है इनके बीच में जो डिफरेंस है। ए जैसे यहाँ पर 3 है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5, तो डी अपने पास बीच का डिफरेंस होता है। ये बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग डी बोलेंगे। तो ए का मान यहाँ पर अपने पास 3 होगा और अपने पास एन का मान, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी चाहिए इसको, 50th टर्म हम लोगों को चाहिए। तो 50 में से एक माइनस करोगे 49 और गुना कर दोगे 5 से। 9 गुना 5 45, 5 में 3 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या 8 आनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 8 आनी है। तो यूनिट डिजिट से ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये लीजिए, अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो अपने पास जो आंसर हुआ ये तो nth टर्म पूछी थी, ये लीजिए। और मैं पूरा का पूरा पेपर, ना मैंने कोई क्वेश्चन चेंज किया है ना कोई ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। जो पिछले पेपर अपने पास हुए हैं उसी को मैं कंप्लीट आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और अगला पेपर 2024 जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, एनटीपीसी के तो नहीं हुए, लेकिन जो और एग्जाम हुए हैं आरपीएफ एसआई वगैरह के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको मैं आपको कंप्लीट सोल्व करवा दूंगा। तो ऐसे हम लोग पेपर सोल्व करेंगे। अब आप लोगों के लिए एक एक पेपर सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आए हुए क्वेश्चंस कम से कम मेरे चैनल से आप लोग देख सकते हो। आपको जरूर हेल्प मिलेगी भाई। यहाँ पर सम का फॉर्मूला बताइए। सम ऑफ एन टर्म अगर हम लोगों से कभी भी पूछी जाए तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होगा n/2। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये अपने पास एपी था। अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास अगर जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हो, अपने पास गुणोत्तर श्रेणी में अगर हो, तो फिर nth टर्म का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो बताइए क्या होगा? तो वो होगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन। और सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये लीजिए, ये अपने पास सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। अगर कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स अगर हम लोगों से पूछे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो a अपॉन वन माइनस आर, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूले उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। इन चीज़ों को आप लोग जरूर याद रखिए।
धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो, क्या पहली बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब ये इतना आसान पेपर आया हुआ है, मुझे देख कर लगा कि इसको मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, करवाऊँ नहीं करवाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा चलो शुरुआत तो कर ही लेते हैं बच्चों को। 8-10 पेपर आप लोगों को करवाता हूँ मैं एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि आपकी थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सके इन चीज़ों से। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत अपना माल 171 रुपये में बेच दिया। जितना कॉस्ट प्राइस था, मान लीजिए अपने पास कॉस्ट प्राइस, एक तो तरीका अपने पास ये है, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रतिशत लाभ भी अपने पास होगा। यदि ये है तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, X%, और क्या बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 171 अपने पास दिया हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस x है तो लाभ कितना हुआ, तो आप कहोगे सर x का x% लाभ हुआ, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो बराबर में सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर अपने पास होता है सेलिंग प्राइस। ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। लेकिन इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बजाय मेरा एक ही आप लोगों को तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को बताने का, समझाने का, और वो ये है कि क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए। जैसे अगर 90 रुपये क्रय मूल्य है तो लाभ भी अगर 90% होगा तो 90 का 90% यहाँ पर निकालिए, क्या 81 होगा क्या? तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 171, और क्या हमें 171 ही चाहिए क्या? बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। इसने कहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो अपने पास है 90 प्लस अपने पास 90 का 90%, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है, और दोनों को जोड़ दिया तो बराबर में सेलिंग प्राइस 171 आ गया, और क्वेश्चन में भी 171 है, पहला ही अपने पास आंसर आ गया। सर गलत कैसे होगा क्वेश्चन? गलत कैसे होगा? जैसे आप लोग 70 का 70% करो, क्या 49 आएगा क्या? आप लोग मुझे बताओ, 70 और 70 का 70% अगर आप लोग करते हो तो क्या अपने पास 49 आएगा क्या? 49 जोड़ोगे तो ये अपने पास कितना होगा, 119। सेलिंग प्राइस 119 चाहिए, ये 171 चाहिए, तो आप कहोगे सर 171 चाहिए, 119 नहीं चाहिए, तो साफ साफ अपने पास ये लीजिए गलत हो गया। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। आपके पास बेसिक अप्रोच भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, दूसरा ऑप्शन वाला तरीका भी अपने पास है। क्या आपको पता है कि ये इतने आसान पेपर आया हुआ है एनटीपीसी का? प्री का पेपर थोड़ा सा आसान ही आता है। ये मैं मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिख कर लाया हूँ, नहीं तो मैं इतने आसान क्वेश्चंस करवाता ही नहीं। अगर आपने मुझसे फाउंडेशन अगर पढ़ा है एक बार, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान होंगी। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। यदि उसकी आय 27,000 अगर है तो जिसकी वैल्यू, रेशियो आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे 9, और उसकी बचत कितनी होगी 9 में से। देखिए पूरे अर्थमेटिक में एक बात ध्यान रखना जो आपकी बहुत हेल्प करेगी, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो। अगर अपने पास उसका एक्सपेंडिचर पूछता तो 5 से गुना कर देते, उसकी सेविंग बचत पूछी है तो गुना किससे कर दोगे, 4 से। तो 9 से कट गया 3 बार, और 4 गुना 3, क्या 12,000 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना भाई आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो बोलते चलो, चीज़ें मुझे समझाते रहो। क्या बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए कंप्लीट पेपर आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। एक आसान पेपर, आया हुआ पेपर अपने पास है। ऐसे क्वेश्चन पेपर जब आ जाए तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस खुद कर पाओगे, ये याद रखिए आप लोग। यहाँ पर 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 मैन हैं जो किसी भी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 20 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? अगर आप लोग मेरे फाउंडेशन में कभी भी पढ़े हो तो मुझे बताओ क्या ये चीज़ें जानते हो क्या? इसको इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 15 गुना 1 गुना 30 बराबर अपने पास होगा 20 इंटू 1 इंटू एक्स। 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर 45, और इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर 22.5 आ जाएगा। क्या 22.5 अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल अपने पास होगा? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहाँ से ये आप लोग जानते हो क्या कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं?
ये बात बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपके लिए अपलोड करता हूँ जल्दी ही, उसको आप लोग जरूर देख कर जाना भाई। एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसका रूट हम लोग लेते हैं ये लो। तो यहां से माइनस करो, एक में से 3 माइनस करोगे 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 4 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4 के 8 हो गया है क्या? हाँ और ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 का स्क्वायर। कुछ चीज़ें माइंड में कैलकुलेट आपको करनी है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी होना तो अपने पास पॉजिटिव ही है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 ये लीजिए। 4 में से अगर 3 माइनस करोगे 1 का स्क्वायर 1 है, 1 में से 4 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9। आप कहोगे सर -3 है, तो स्क्वायर करोगे तब तो पॉजिटिव ही तो बन जाना है, तो ये अपने पास हो गया √10। 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 है, 1 में से 2 माइनस करोगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी अपने पास √10 अपने पास आ गया है। दो साइड अगर बराबर हैं तो क्या इसको समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बोल सकते हैं क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, तो आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बेस्ट अप्रोच एग्जाम में अपने पास क्या होगी वो भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझिए। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं में अंतर जो होगा वो 2 का होगा, n+2, n+4 और n+6। अगर आप लोग इन सभी को जोड़ लेते हो तो बराबर इनका योग आ गया 160। तो ये अपने पास 6 4 10 और अपने पास ये आ गया, तो 4n+12 बराबर 160 अगर है तो 4n बराबर कितना हो गया, माइनस करोगे तो 148, और n का भाग अगर दोगे तो 4 गुना 3 12, 4 7 28। यही पूछा सबसे छोटी संख्या, तो n का मान 37 आ गया। ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट और होता है, उसको भी आप लोग याद रखिए, उसको ध्यान रखिए। जैसे ही आप लोग लगातार संख्याओं का एवरेज निकालते हो, औसत आप लोग एक बार पढ़िए, उसमें मैंने बातें बहुत अच्छे से बहुत ढंग से आपको बता रखी हैं। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म अपने पास आती है। जैसे ही लगातार संख्याओं का एवरेज जैसे निकालोगे तो वो मिडिल टर्म आ जाएगी। और हम लोगों को चार विषम संख्या चाहिए, तो एक अगली संख्या लिख लो 41, और एक इससे पहले वाली संख्या लिख लो 39, एक अगली लिख लो 43, एक जस्ट पहले वाली लिख लो 37, और बीच वाला नंबर आप लोग छोड़ दीजिए। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग एक बार कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा कि हाँ एवरेज सर मिडिल टर्म अपने पास होती है, और मिडिल टर्म होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को करने के अपने पास चार मेथड होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो चार के चार मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और वो अपने पास मेथड्स ये हैं कि याद रखना, अपने पास ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, इनमें 2 पैर और 4 पैर हैं, या 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से रिलेटेड भी आ सकता है। तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। अपने पास टोटल संख्या 42 है, इसका मतलब टोटल जानवर 42 हैं। तो ये मान लीजिए मुर्गियों की संख्या x है, मुर्गियों की संख्या x है, और इनकी संख्या अगर अपने पास y है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या x + y एक मुर्गी के एक सिर होगा, एक बकरी के एक सिर होगा? तो एक एक से गुना करके टोटल अपने पास 42। ये लीजिए यहाँ पर एक मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो x मुर्गियों के कितने पैर होंगे? 2x। एक मुर्गी के पैर बकरी के कितने पैर होते हैं? तो 4, तो y बकरियों के 4y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 138। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड इनटू कर दो 2 से, और इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट को गुना कर दो 4 से, क्योंकि या तो x बराबर करना पड़ेगा या y को बराबर करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको पता है क्या? तो इसको पहले को 4 से गुना कर दो सब जगह, और सेकंड में से घटा दो, तो 4y से 4y कट जाएगा, और ओनली अपने पास x का मान आ जाएगा। यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ, 4x + 4y 4 से गुना करोगे तो ये अपने पास होगा 8, और ये होगा 168,
और ये अपने पास 2x प्लस 4y बराबर अपने पास है 138, तो ये घटा दीजिए आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड। माइनस माइनस और माइनस अगर करोगे तो ये तो कट ही गया। 2x बराबर अपने पास 30 है, तो x का मान क्या 15 आ गया है क्या? और यही हम लोगों से पूछा है, ये लीजिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है अपने पास पहली अप्रोच, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग मान लो टोटल 42 चीज़ें हैं, 42 अपने पास जानवर हैं। मुर्गी के अपने पास 2 पैर हैं और बकरियों के अपने पास 4 पैर हैं और टोटल पैर हैं 138। आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, दोनों के 2 पैर मान लो कि इसके भी 2 पैर हैं और इसके भी 2 पैर हैं, तो टोटल अगर 2-2 पैर आप मानते, प्रत्येक जानवर के 42 जानवर के 2-2 पैर अगर मानते, प्रकृति ऐसे भेदभाव नहीं करती, मुर्गी को 2 पैर, बकरी को 4 पैर, ऐसे नहीं करके दोनों को ही 2-2 पैर देती। मान लो बकरी के भी 2 पैर देती और 42 जानवर होते, तो टोटल पैर होने कितने चाहिए थे? तो आप कहोगे सर 84 होने चाहिए थे। और हो गए कितने? 2-2 पैर होते तो 84 होने चाहिए थे और हो गए कितने? 138। तो बताओ गलती कितने की हुई? 54 की। 54 की गलती क्यों हुई? क्योंकि आप लोग ये जो 4 पैर वाले हैं उनको बेचारों को 2 पैर वाले आप लोग मान चुके हो। तो जैसे ही यहाँ पर 2 की गलती हुई तो कितने जानवर वहाँ पर होंगे? टोटल 27 जानवर अपने पास होंगे 4 पैर वाले। 2 पैर की गलती भी उनमें, तो 2 पैर की अगर एक जानवर में गलती करोगे तो टोटल 54 की गलती तब आएगी जब वो 27 जानवर होंगे। 27 गुना 2 54, तो 2 का भाग दे दिया। अगर 4 पैर वाले 27 हैं तो टोटल 42 में से 27 माइनस कर लो तो 2 पैर वाले 15। ऐसे सोच सकते हो, या आप लोग एलिगेशन भी लगा सकते हो कि भाई मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर, बकरी के कितने? 4, टोटल जानवर हैं कितने? 42 और टोटल 138 अपॉन अपने पास 42। यहां पर अगर प्रकृति ऐसे भेदभाव नहीं करे, प्रकृति ऐसे भेदभाव नहीं करे, तो बताइए प्रत्येक जानवर के 42 जानवर के अगर टोटल 138 पैर होते तो एवरेज पैर प्रत्येक जानवर के होते 138 अपॉन 42। इसमें से ये माइनस कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर लीजिए। पहले इसको काट दो, 6 से अपने पास कट रहा है, पहले काट देना और उसके बाद रेशो बना लेना। 42 को उस रेशो में आप लोग डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। काट के इसको पहले जब आप लोग घटाओगे तो रेशो आ जाएगा 27 और 9:3, 9:5 अपने पास आ जाएगा। तो टोटल जानवर 42 हैं। टोटल के नीचे इनका टोटल आप लोग निकालोगे 14। एलिगेशन मेथड में लगा रहा हूँ और गुना कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ये जो अपने पास है इस प्रकार से रेशो जब आप लोग घटाओगे तो 5:9 आ जाएगा। और 2 पैर वाले अगर पूछा है तो गुना कर दो 5 से, 14 से 3 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा? 15। लेकिन इन सभी को छोड़ के 3 तरीके तो हैं ही, सबसे बेस्ट तरीका होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आपके सामने मिल सकता है, तो ये तीनों तरीके छोड़ दो। ये एलिगेशन में मैं समझाता हूँ आपको। सर आप यहाँ पर इतना फास्ट कैसे बता रहे हो? भाई क्योंकि आप लोगों का पेपर नज़दीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने फाउंडेशन में कहीं भी, जरूर नहीं मुझसे, कहीं भी पढ़ लिया होगा, प्रत्येक टीचर अलग अलग तरीके से ऐसे आपको धीरे धीरे समझाता है। ये तो पेपर की जब अपने पास प्रैक्टिस है तो थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा 4 नंबर तरीका जो एग्जाम में आप लोग लगा सकते हो, सबसे बढ़िया ये है L-2H/2। तो ये हमेशा कितने पैर वाले आ जाएगा? 4 पैर वाले जानवर आ जाएगा। ये आप लोग याद रखिए, L-2H/2 हमेशा और हमेशा 4 पैर वाले जानवर अपने पास आ जाएंगे। L का मतलब लेग है, H का मतलब यहाँ पर हेड है। तो ये जो भी 4 पैर वाले जानवर होंगे या 4 व्हीलर होंगे वो आ जाएंगे। तो ये माइनस करोगे तो 54/2 बराबर, यदि 4 पैर वाले अपने पास आ गए हैं तो 4 पैर वालों की वैल्यू क्या 27 है क्या? कभी कभार तो यही पूछता है। या टोटल में से 4 पैर वाले घटा लेंगे तो 2 पैर वाले 15। उम्मीद है 4 के 4 मेथड आप लोग अच्छे से, ढंग से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग बढ़िए। मुझे बताओ, क्या आप लोग ऐसा जानते हो क्या कि कोई भी त्रिभुज ए, बी और सी जो है उसमें इन सेंटर पर बना एंगल 90 + ½ ऑफ ए होता है?
यहाँ पर इसके एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो जहाँ पर अपने पास मिलते हैं तो वहाँ पर बना जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। क्या ये फॉर्मूला थ्योरी से आपको एक बार बताना पता है क्या? और ये बात अगर आपको पता है तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90, और 90 में 45 का आधा 22.5 अगर जोड़ोगे तो क्या आंसर 112.5। हाँ और ना बताइए, पूरा थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमें ढंग से बढ़िया से समझ में आई है। क्या उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या समचतुर्भुज के, अब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो बताओ, एरिया का फॉर्मूला समचतुर्भुज का हाफ इंटू d1 इंटू डी2, क्या यही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, हाफ d1 d2 यही अपने पास होता है, ध्यान रखना। तो हाफ इंटू d1 इंटू डी2, हाफ d1 का मान 10 है और d2 का मान 8.2 है, तो सोल्व करोगे तो 41 2 से कट जाएगा अपने पास 4.1 टाइम, 4.1 को 10 से गुना करोगे तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देख लीजिए। 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु 17 वर्ष अपने पास हो जाती है। क्या आसान क्वेश्चन? बिल्कुल आसान नहीं है। क्या 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगर मुझसे कभी भी आपने पढ़ा है एवरेज, तो ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझाता हूँ कि या तो ऐसे कर लो, 36 लड़के और एक प्रोफेसर हैं तो लोग कितने हैं 37, और एवरेज को गुना कर दोगे, अगर एवरेज को टोटल जितने नंबर हैं तो ये सम आ जाएगा। ये तो अपने पास 37 लोगों का टोटल है। प्रोफेसर को अगर छोड़ दिया जाए तो 36 लड़के जो बचे उनका एवरेज कितना है, तो आप कहोगे 17, तो ये 36 का टोटल है, ये 37% का टोटल है। तो क्या इसमें से ये मैं घटा लूँ तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये माइनस करते ही, ये देखिए 38.7% का ये टोटल है, ये 36% का टोटल है, तो माइनस कर लोगे तो प्रोफेसर की एज आ जाएगी, पहला मेथड। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है? दूसरा मेथड एलिगेशन मेथड। अलग अलग तरीके आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या ये सारे मेथड आते हैं क्या? वो आप लोग देखते जाओ, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी तरीका वहां पर लगाना पड़ सकता है। तो आपका ये रिवीजन हो रहा है, आप लोग देखते चलो कि मेथड आपको आते हैं या नहीं आते, ये चीज चेक करते हुए चलो। मेन काम तो इस रिवीजन का ये है यहाँ पर। दूसरा, अपने पास हम लोग कहेंगे कि उल्टा पढ़ेंगे क्वेश्चन। जब भी कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 36% का एवरेज 17 है, एक प्रोफेसर आ गया तो अपने पास 37 हो गए जिनका एवरेज 38 हो गया। मुझे बताओ, यहाँ पर अपने पास एवरेज जो था पहले 17 है, 36 लड़कों का। एक प्रोफेसर आया, उसकी एज क्या होगी? अगर सभी का एवरेज 18 हो गया और यहाँ पर पर्सन कितने थे 36, और यहाँ पर कितना है 1, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 1 है। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 36 की वैल्यू क्या 36 ही होगी क्या? तो इसमें 36 जोड़ दो तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 54। इस ऊपर वाले को भी सोल्व करके देख लो, आंसर 100% 54 आएगा। अगर आप लोग मुझसे एवरेज पढ़े हो तो एक छोटी सी बात ये भी बताना, क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि हम लोग एक ऐसा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको कि जब भी न्यू इनिंग अगर आप लोग खेल रहे हो, कोई भी नई इनिंग या न्यू पर्सन अगर आता है, तो ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। टोटल कितने पर्सन हो गए, इनिंग्स होगी। क्या ऐसा मुझे बताइए आपको याद है क्या? मुझसे अगर आप एवरेज पढ़े हो, मैंने बहुत अच्छे से मैं एवरेज पढ़ाता हूं और उसके क्वेश्चन 100% आप लोग खुद कर पाओगे, लेकिन वो एक बार देखना तो आपको जरूरी है भाई। तो न्यू इनिंग्स जो है अपने पास, नया पर्सन जो है वो मान लीजिए पहले ओल्ड एवरेज कितना था 17, एक पर्सन अपने पास आया न्यू इनिंग वाला, न्यू पर्सन आया, न्यू इनिंग या न्यू पर्सन प्रोफेसर आया मान लो, तो पहले 17 था, एक नया पर्सन आके ऐड हुआ तो एवरेज 1 बढ़ गया और लोग कितने हो गए 37। ऐड करोगे दोनों को तो अपने पास बढ़ा, एक 17 से 18 हो गया तो पॉजिटिव साइन। लोग कितने हो गए टोटल 37, पहले 36 थे, एक बढ़ गया तो भी 54। 3 मेथड अपने पास है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या?
अब ऐसे क्वेश्चन, ये तो आए हुए क्वेश्चंस हैं, नहीं तो रियलिटी में तो अगर मैं जब फाउंडेशन पढ़ाता हूँ तो इतने छोटे और इतने आसान क्वेश्चंस तो मैं कभी थ्योरी में ही बता के निकल जाता हूँ। फिर ये क्वेश्चंस नहीं होते। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री होगा? बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ औसत अपने पास रूट लेना है। क्या मेरी कैलकुलेशन के वीडियोस आप लोग देखिए, उसमें मैंने रूट फटाफट लेना सिखाया है। आप 10 सेकंड में किसी भी संख्या का रूट ले पाओगे, परफेक्ट संख्या का। तो ऊपर वाला कितने का है? 39 का, और नीचे वाला कितने का है? 43 का। क्या रूट लेना आता है क्या? रूट लेना अगर यहाँ पर नहीं आता तो एक बार ढूंढिए, क्योंकि मैंने पिछले 6-7 साल पहले ये वीडियोस डाल दिए, बार बार उन्हीं वीडियोस को क्या डालना। तो लेकिन YouTube उनको सजेस्ट नहीं करता, YouTube को चाहिए डेली नए वीडियोस। लेकिन आप लोग एक बार ढूंढो कि रूट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पर मेरे वीडियोस आप लोग देख लीजिए, तो उनसे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, डायरेक्ट रूट कर पाओगे आप। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है और उनके वर्गों का योगफल, 3 धनात्मक संख्याएं ये हैं, ये मान लो रेशियो में कोई मान है, तो ये हम लोग मानेंगे 64x, अपने पास 8x। और इसने हम लोगों को ये जो दिया हुआ है इनके वर्गों का योगफल, तो कितना हुआ वर्गों का योगफल? जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। 9x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर ये है 7808। अपने पास ये लीजिए, इसको अगर आप लोग ऐड करते हो यहाँ पर, तो ये अपने पास 9 9 18 और 22, 6 और अपने पास 10 और 2 अपने पास 12 है। एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास है 7808। तो यहाँ से जैसे आप लोग भाग दोगे, तो भाग देने का एक शानदार तरीका मैंने आप लोगों को करवा रखा है। कहाँ पर? यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है। अपना मेरा दूसरा चैनल है मैथ्स विद पवन राव SSC का, उस पर मैंने ये चीज़ें करवा रखी हैं। इस चैनल पर रेलवे वाले पर भी मैं धीरे धीरे करवा दूंगा, लेकिन आपका एग्जाम अभी नज़दीक है, तो उस पर जाकर आप लोग एक बार देख लीजिए। डिवाइड करने का मैंने बहुत शानदार तरीका बता रखा है। इसका क्या तरीका बता रखा है? 12 गुना 6, 12 का भाग देते हैं, 12 गुना 6 72, और बचेगा कितना? 6। अब इसमें 60 में भाग नहीं देते, 6 गुना 2 12 घटाते हैं 48, और 12 चौक 48, 4 गुना 2 8 0, तो 64। एक्स स्क्वायर 64 है, तो एक्स का मान कितना आ गया? 8। सर ये डिवाइड इतना जल्दी आपने कैसे कर लिया? आप भी इतना ही फास्ट करोगे। एक बार पहुंचिए उस चैनल पर और वहां से डिवाइड करने वाला तरीका, और उस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा रखा, ध्यान रखना। सबसे पहले वो अप्रोच, सबसे पहले क्या, सबसे पहले और सबसे बाद में मैंने आप लोगों को बताई है। बहुत शानदार तरीका है डिवाइड करने का, लेकिन उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस आज कोई नहीं करता। तो मेरे अलावा वो तरीका किसी ने डिवाइड करने का नहीं बता रखा है, याद रखिए आप लोग। तो यहाँ से ये 8 आ गया x का मान, तो ये अपने पास हो गया 24, और सबसे छोटी संख्या ही हम लोगों से पूछी है, तो आगे क्या करना हम लोगों को? तो आंसर कितना आ गया? 24। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कर पाओगे क्या? 8,000 रुपए की राशि 8% साधारण ब्याज पर, 6,000 रुपए की राशि 10%, 3 वर्ष के बाद उनके बीच का अंतर कितना होगा? तो क्या मुझे बताइए, ब्याज का अंतर पूछा है। क्या मुझसे अगर SI और CI पढ़े हो क्या? मैं इन क्वेश्चंस को जब भी इंटीजर में रेट आती है, तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए मैं इफेक्टिव रेट काम में लेता हूँ। तो 8 गुना 3 24%, इसका निकाल दो, ये लो। ये अपने पास आ जाएगा इसका तो, और उसका अपने पास कितना होगा? यहाँ पर आप कहोगे सर 6,000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 33.1%। तो अपने पास पॉइंट हटाओगे तो 1 0, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 6 6 गुना 3 18, 18 और 1 19, 1920 है, 1986 है। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 66 रुपीज़ आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 66 रुपीज़ आ गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया, क्योंकि डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में। तो इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका आपके पास है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि इन क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट भाई आप लोग खुद कर पाओगे। बताओ इफेक्टिव रेट आप जानते हो क्या? मैं पेपर को थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए, तो अपने दिमाग में तुरंत सोचा करो 100x/100y, माइंड में ये होना चाहिए।
जब भी क्वेश्चन ये वाला करो तो अपने दिमाग में होना चाहिए 100x/100y, भिन्न के अंश में न्यूमरेटर को 30% बढ़ा दिया तो 30% बढ़ा दिया तो 130x, डिनोमिनेटर को 35% कम कर दिया तो 65y, और रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वो 3/15 प्राप्त हुआ। तो 3 से एक बार और 3 से 5 बार, 65 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो बताओ x/y बराबर, ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या 1/10 ही आ गया है क्या? कितने छोटे कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे तो लगता है ये पेपर आप लोग 15 मिनट में ही सोल्व कर लोगे। 15 मिनट पे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो और इन क्वेश्चन से आपको मैं सारा का सारा लगभग चीज़ों का रिवीजन करवा दूंगा जो भी आप लोग फाउंडेशन में पढ़े हो। मुझे एक बात बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करते हो बेसिक मेथड से या एलसीएम एचसीएफ एक बार जाकर देखिए कितना शानदार अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस की मैंने बताई हुई है। जब कभी भी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 2, 3, 5 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे। या तो आपके पास तरीका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सर 2, 3 और 5 का एलसीएम आप लोग लीजिए पहले, और फिर आप लोग यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तो आप कहोगे सर 30 आ जाएगा। फिर अपने पास 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अपने पास 1000 को डिवाइड करोगे 30 से, फिर जो रिमाइंडर यहाँ से बचेगा उन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ोगे और फिर उसमें एक और जोड़ोगे। या तो पूरा तरीका ये है कि अपने पास जो भी रिमाइंडर बचेगा तो 30 और रिमाइंडर का डिफरेंस 1000 में जोड़ेंगे और फिर उसमें 1 और ऐड करेंगे, ये तरीका है। या अपने पास तरीका क्या है कि आप लोग 3 का भाग देने पर एक शेषफल कब बचेगा? जब डिजिट सम या तो 1 होगा, या डिजिट सम 4 होगा, या डिजिट सम 7 होगा। क्या 3 और 9 कभी भी आ जाए तो हम लोग डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। किसी नंबर में अपने पास यहाँ पर 3 का भाग देने पर डिजिट सम अगर 1 बचा, एलसीएम एचसीएफ देखिए, वहां जाकर आपको पता लगेगा सर 3 का नियम क्यों लगा रहे हो। वहां मैंने बताया पहले 9 का नियम, फिर 3 का नियम, फिर बाद में आगे वाले नियम सोचते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। तो नंबर में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 1 है तो उस क्वेश्चन का डिजिट सम होना चाहिए वो या तो 3 होगा, 1 होगा, या 4 में भी 3 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, या 7 में भी 3 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर डिजिट सम कितना है तो आप कहोगे सर 2। यहाँ पर डिजिट सम कितना है? 4 हो सकता है। यहाँ कितना है? 2 हो ही नहीं सकता। यहाँ डिजिट सम कितना है? 6। बाकी 3 ऑप्शन तो कट गए, ये तो अपने पास हो ही नहीं सकते। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया। और इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा और हमेशा आप लोग ऑप्शन से किया करो, हमेशा आपको हेल्प मिलेगी, याद रखिए भाई। यदि 7 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 56% है, 7 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का अपने पास 56% है, इसका मतलब मुझे बताइए ब्याज क्या 8% ही अपने पास रहा क्या? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 100 है और टाइम 7 है। 7 साल में अगर 56 रुपये ब्याज मिला है तो प्रत्येक साल क्या 8 रुपये मिला होगा क्या? और प्रत्येक साल के ब्याज को ही तो रेट बोलते हैं। तो बताओ कितने साल बाद मूलधन के बराबर आ जाएगा? यानी कि इसको चाहिए कि मूलधन के बराबर ही ब्याज हो जाना चाहिए। कितने साल बाद? अब रेट पता लगी 8%, ब्याज कितना चाहिए? 100 रुपये मूलधन है तो 100 रुपये ये चाहिए। तो टाइम बताओ, अब ये पूछ लिया है तो टाइम 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी 100 है, प्रिंसिपल भी 100 है और ये 8 है, तो कट गया। तो मुझे बताओ क्या 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 12.5 साल आ गया है क्या? तो 12 साल 6 महीने, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग खुद से इन चीज़ों को अच्छे से ढंग से कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? खुद ही बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा। और इनको करते चलिए, बढ़ते चलिए, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ में आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। इन पूरी सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू देख लेना इस चैनल पर, और थोड़ा सा आप लोग इसको लाइक और इसको सब्सक्राइब करने के बजाय थोड़ा सा भी इनको शेयर आप लोग करना, पूरे चैनल को ही आप लोग। शुरुआत में किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुना के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 30/25 है। देखिए एक आयत की जो लंबाई है, लंबाई
वृत्त की त्रिज्या का ये अगर 5 है तो ये कितना होगा 3। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का 3/5। मैं आपको जब पढ़ाता हूँ परसेंटेज तब मैं बताता हूँ कि नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो तो 3। और वृत्त की त्रिज्या वर्ग की उस भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 30/25। अगर एरिया 30/25 है तो साइड मुझे बताइए क्या 55 का स्क्वायर ही होता है क्या? 30/25 55 हो गया। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के दुगुने के बराबर है, यानी कि भुजा के दुगुने के बराबर है, तो ये क्या 110 आ जाएगा क्या? तो ये 5 की वैल्यू अगर 110 है तो 1 का मान 22, तो 3 का मान कितना आ गया? 66। ठीक है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर, आयत की जो चौड़ाई है इसके 1/5 के बराबर है ये लो। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 66 को 11 से गुना करोगे तो 66 और अपने पास 72, 726। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। कोई भी दिमाग हम लोगों ने नहीं लगाया, जैसे बोलता जा रहा था वैसे ही हम लोग करते चले, अपने आप आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब जहां पर भी आपने कभी किसी जमाने में पढ़ा था फ्रैक्शन का एलसीएम या फ्रैक्शन का एचसीएफ, लेकिन ये चीजें यहां से इस चैनल से आप लोगों को वापस रिवीजन होगा, सारी की सारी चीजें आप लोगों को अब याद आएंगी। क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? याद रखिए, अपने पास कभी भी किसी फ्रैक्शन का अगर आप लोगों को एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाली संख्या का तो एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। एचसीएफ लेने का तरीका, क्या सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं सभी में भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ तो हो गया 2। नीचे वाले का एलसीएम ये 9 है, ये 9 की पावर 2 है, ये 13 गुना 9 है, और ये अपने पास कितना है? 81 अपने पास, या 27 9, ये अपने पास यहाँ पर 9 का भाग इसमें जा रहा है। 9 का भाग कितनी बार जा रहा है? 21 बार। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 27 गुना अपने पास 3 है, 27 गुना 7 है? बिल्कुल ठीक है। तो 9 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो एक तो 81 आएगा, एक 13 आएगा और एक 7 आएगा एलसीएम। 9 की तो मैक्सिमम पावर ले ली, बिल्कुल ठीक है। 9 की पावर ये ले ली, यहाँ पर 3 की पावर 4 ले ली। यहाँ 3 की पावर 3 है, वो लेने की जरूरत है नहीं, एक 13 और एक 7। तो ऊपर आ गया अपने पास 2 और नीचे आ गया 81 इंटू अपने पास 91। तो यूनिट डिजिट क्या एक आनी है क्या? यूनिट डिजिट 1 और ये 2 एक ही ऑप्शन में। आप पूरा सोल्व कर लो, या इतने में 1 इंटू 1 1, यहाँ देखकर इसको टिक किया और आगे बढ़ गए। बताओ ठीक है क्या? तो उम्मीद है छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे कर पाओगे? क्या आपको पता है क्या, एक बार रेशियो जाकर देखिए, मैंने ये चैप्टर, छोटे वाले चैप्टर बहुत शानदार तरीके से फाउंडेशन बैच में आपको सारे के सारे चीज़ें डाल दी हैं। फिर क्वेश्चन चाहे वो कैसे भी पूछ ले। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, इसमें भी 5 जोड़ दिया और इसमें भी 5 जोड़ दिया, बराबर बराबर जोड़ने के बाद अगर आयु का अनुपात 10:7 है, जब आप इक्वल ऐड करते हो 10:7, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर कितना डिफरेंस है? 5 का, और यहां कितना है? 4 का। डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए, बताओ क्या करते हैं? या तो बेसिक से कर लो, बेसिक से बात खत्म। उसको मानिए 5x + 5, इसको मानिए 3x पहले, और इसमें भी 5 जोड़ दिया, तो रेशियो बन गया 10:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। इसको 5x और 3x हम लोगों ने सोच लिया था। या अपने पास तरीका क्या है कि इनका डिफरेंस कितने का? 3 का, उसको ऊपर गुना कर दो। 10 और 7 का डिफरेंस 3 का, और इन दोनों का डिफरेंस 2 का। तो 3 का ऊपर गुना करोगे तो 15 और 9 हुआ, 2 का नीचे गुना करोगे तो 20 और अपने पास 14 हुआ। तो बताओ अंतर कितने का है? 5 का। 5 ही यहाँ पर है। मुझे बताइए यहाँ पर भी 5 का अंतर, यहाँ पर भी 5 का अंतर। तो 5 की वैल्यू क्या 5 है क्या? तो 15 की वैल्यू 15, 9 की वैल्यू 9। दोनों के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर कितने साल का है? ए का पूछे एज तो 15 है, बी की एज पूछे तो 9 है, और दोनों के सम पूछे तो 15 और 9 को जोड़ देंगे। लेकिन इसने दोनों का सम नहीं पूछा, इसने तो हम लोगों को दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस पूछा है तो हमने घटा दिया। अब कोई बच्चा अगर सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल भूल गया है,
अगर आप लोग को एक बार याद किया था, थ्योरी आपने पढ़ ली, रेलवे के लिए पर्टिकुलर ये चैनल मैंने आपको बनाया है, पर्टिकुलर रेलवे वाले बच्चों के लिए यहाँ पर नोट्स और सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी भाई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये लो, और गुना किससे करते हैं? 6। इक्विलेट हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, ये हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो 75/2 इंटू √3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला आपको याद है क्या? और याद है तो सोल्व करो, या आंसर आ गया। बताओ क्या बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जब फाउंडेशन पढ़ते हैं तब तो इतने आसान क्वेश्चंस करवाता भी नहीं हूं मैं। और ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर, ये पूरा इसलिए मुझे सोल्व करवाना पड़ रहा है। यहां पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य 120 है और 5% की हानि होती है। तो मुझे बताइए 120 का 5% क्या 6 ही होगा क्या? 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, और 6 घटाओगे 120 में से, हानि हो रही है तो माइनस का साइन, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस का साइन जोड़ देते। फटाफट करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। किसी संख्या का, कोई भी नंबर का 2/5 का, 3/5 का, 7/17 जो है वो 84 अपने पास है। 7 गुना 3 21 गुना 2 42 से 2 बार। तो मुझे बताइए क्या x का मान 25 गुना 2 50 गुना 17 क्या 850 आ जाएगा क्या? वो नंबर 850 अपने पास आ गया। लेकिन वो नंबर पूछा है या उसका 40% पूछा है? तो आप कहोगे सर उसका 40% पूछा है, 40% का फ्रैक्शन क्या 2/5 ही होता है क्या? तो 5 से कट गया 17 बार, और आंसर कितना आ गया? 340। ये अपने पास आंसर आ गया है 340। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो बताओ ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना चाहिए हम लोगों को, या द्विघात समीकरण बनाए कि कोई भी नंबर के स्क्वायर में से वो नंबर घटाएं तो 812 बचता है, या ऑप्शन मेथड से करना ज़्यादा ठीक रहेगा? आपका दिमाग क्या बोलता है बताइए। तो आप कहोगे सर ऑप्शन मेथड से ही कर लो, क्योंकि इसका स्क्वायर 625 हो ही नहीं सकता। 812 कहाँ से आएगा? 529 में से 23 घटाओगे, 529 में से कहाँ से आएगा 23? 729 में से अगर 27 घटाओगे तो कहाँ से आएगा? तो यही आंसर आएगा। 841 में से 29 घटाओगे तो 812 आ रहा है। तो बचा हुआ अपने पास आंसर है। क्या ऑप्शन मेथड ज़्यादा ठीक है क्या इस क्वेश्चन के लिए? आप कहोगे बिल्कुल सर ऑप्शन मेथड ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जा रहा हूँ, लगातार बढ़ते हुए चल रहा हूँ, फटाफट आप लोगों के लिए सोल्व करते हुए चल रहा हूँ। 136 और 185 मीटर लंबी तो दो रेलगाड़ियां और दोनों चलती भी हैं, यहां पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, तो मुझे बताइए क्या टाइम बराबर डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, ये तो हमेशा ऐड होती है। तो अपने पास 6 और 5 11, 8 और 3 11 और 1 12, और 3 321 हो गया। बट्टे स्पीड अगर दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 5 13 135, लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इनटू करते हैं 5/18 से। तो 9 से कट गया 2 बार, और 9 से कट गया 15 बार, 3 से 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 107 टाइम। तो ये 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 214/25। अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो क्या ऊपर वाला 856 आ जाएगा क्या? 8.56 सेकेंड। सोल्व कर लेना, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और ये चीज़ें हमारी रिवीजन हो रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इस टाइप से, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको ले आऊँगा। कि आपके लिए सीरीज जो है वो अगयाम तक कंटिन्यू कर दी जाए क्या? अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यू करने की। दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो एक तो तरीका क्वेश्चन करने का ये है कि 11x मान लो पहले नंबर को, और दूसरे को मान लीजिए 19x।
इसमें से भी 7 घटाया तो रेशियो 5:9। या जैसा आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इनका अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 8 का, और इसका अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 4 का। तो 4 का तो ऊपर इंटू कर दो 44 और 76, और 8 का नीचे गुना कर दो 40, और अपने पास गुना करोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 8 का 9 8 72। अब बताओ डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे यहां भी 4 का और यहां भी अंतर 4 का है, तो 4 की वैल्यू अपने पास 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7/4। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया है। तो बताओ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अपने पास होना है वो तो क्या 32 का ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 32 का होना है। तो हमें 32 का मान पूछा है, एक का मान 7/4, तो 32 का मान क्या 56 ही होगा क्या? तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 56। अब ये चीजें थोड़ी सी अजीब लगेंगी आपको, जब भी अजीब लगे बेसिक से सोल्व करके x का मान निकाल लो भाई, फिर 11x और 19x का अंतर कितने का 8x का, जो भी x का मान आए उसको अंतर हम लोगों से पूछा है, तो 8x x का मान रख देना, तो दोनों के बीच का अंतर 8x अपने पास है। x का मान या तो बेसिक से कर लो जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही, या आपने अगर मुझसे रेशियो पढ़ा हुआ है तो ये डायरेक्ट तरीके मैं आप लोगों को जरूर समझाने की कोशिश करता हूं, हमेशा याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। इस प्रकार से है, यहां से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये दूरी अगर 5 है, परपेंडिकुलर डालोगे तो अपने पास क्या 12 हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है क्या, और 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 13। ये बिल्कुल आसान अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जब शाम को मैं आपको प्रैक्टिस बैच में, सिंकोरी ऐप पर प्रैक्टिस बैच में आपको मैं क्वेश्चन पेपर जब करवाता हूं, कल परसों मैंने एक क्वेश्चन डाला था अगर आपको याद हो तो, एक संख्या 3 अंक हैं जिनका योग 18 है, 18 18 18 और 18। यदि अन्य 2 अंकों का योग के बराबर है, बीच वाला अंक अन्य 2 के योग के बराबर है, तो पहला नंबर तो नहीं हो सकता। बीच वाला अंक अन्य 2 के योग के बराबर है, तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर तो बिल्कुल ठीक है। यदि संख्या के क्रम को बदल दिया जाए तो ये संख्या 297 में अधिक हो जाती है। मुझे बताओ जैसे ही संख्या के क्रम को आप बदलोगे तो यहां पर तो होगा 594 और यहां पर होगा 693। तो कब डिफरेंस अपने पास 297 का कब है, यहाँ 297 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तो थोड़ा ही अपने पास डिफरेंस है, 99 का ही है। यहाँ पर इसमें से घटाओगे 693 में से 396, तो ये आएगा 297 का डिफरेंस। कौन से ऑप्शन से आ रहा है, तो ऑप्शन मेथड इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच होगी। ऑप्शन वाले तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब क्या आप लोग जानते हो क्या बताओ कि कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 अगर कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। और ए माइनस बी साइन कितने डिग्री पर होता है, 1/2 30 डिग्री पर। तो यहां से दोनों को जोड़ दो, तो 2a बराबर 90 है, तो a का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 45। a का मान यहाँ पुट कर दो तो b का मान कितना आ जाएगा, कहीं भी कोई भी इक्वेशन में, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, तो b का मान कितना आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया। तो थोड़ी सी हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन सभी पर बेस्ड आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़िए भाई। यहाँ 3 लोग हैं, मैं फटाफट पेपर आपको सोल्व करवाते हुए चल रहा हूँ। ए बी और सी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, और सी की आयु की आधी है। सी की आयु की अगर आधी है तो ये लीजिए, यदि उनकी आयु का योग 120, तो 120 के नीचे कितना लिख देंगे 10, योग रेशियो अपने पास है तो टोटल के नीचे टोटल। तो ए की आयु बताओ, तो गुना किससे कर दोगे 3 से, तो 12 गुना 3, क्या 36 आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 36 आंसर आ गया है। एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 20 लीटर पेट्रोल में अगर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 1 लीटर में कितना तय करेगी, 150/20 होगा। और बताओ 30 लीटर में कितना जाएगी, तो 150/20 गुना 30।
0 से 0 और 2 से अपने पास 75 टाइम, 75 इंटू 3 225 होगा क्या? या वैसे देख सकते हो 20 लीटर में अगर अपने पास 20 लीटर में 150, तो क्या ये 1.5 गुना हो गया है क्या? तो इसको भी 1.5 गुना कर दो 1.5, क्योंकि ये भी 1.5 गुना हुआ है इंटू 1.5, तो उसको भी 1.5 से इंटू कर दो, या ऐसे सोच लो। दोनों तरीके से आंसर तो अपने पास सेम ही आना है। किन 2 वर्षों के लिए तीनों कंपनी द्वारा अर्जित लाभ बराबर है? अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अपने पास 90 और 60 यहाँ पर है, 80 200 170 100 और ये है 190, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 100 और ये 220 हो गया। ये अपने पास 7 और 6 13 और 9 अपने पास यहाँ पर 22 हो गया है। ये अपने पास 180 हो गया है, ये लीजिए। और ये अपने पास 300 हो गया है, टोटल जोड़ोगे तो 300। तो कब कब, क्या 2012 में भी 220 और 13 में भी 220? तो क्या 12 और 13 में ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर ये तो आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल ऑप्शन डी आ जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 5 वर्षों में दी गई कुल प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव, भुगतान किए गए कुल वेतन का कितना परसेंट थी? तो आपको कुल सैलरी भी निकालनी है, तो इसको जोड़िए। 0 10 10 20 अपने पास 4 7 9 12 और 8 20 है। टोटल मैं जोड़ रहा हूँ 5 7 9 10 और 2 12। ये लीजिए टोटल सैलरी तो ये है। ऐसे टोटल इंसेंटिव भी आपको जोड़ना पड़ेगा, 4 है ये, तो अपने पास 14 और अपने पास यहाँ पर 6 20 है। 2 जोड़ोगे तो 11, अपने पास 18 24 और अपने पास यहाँ पर ये कितना हो गया था अपने पास 14 और अपने पास यहाँ से देखिए ये अपने पास 18 और 22, 9 और 2 11, 11 में 6 अगर आप लोग ऐड करते हो तो 17 और अपने पास यहाँ पर 13 30 हो गया। 3 में अगर जोड़ते हो तो 7 और अपने पास यहाँ पर 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 24 हो गया। तो क्या 24 इंसेंटिव है, टोटल कितना है 1200 और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो क्या हमारा जो आंसर है वो बताइए क्या 2% ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2% अपने पास आ जाएगा। ये लो सी ऑप्शन। 33 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर, एक तो ये वाला 34 देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा। मैं साइड में हटता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए मुझे, और एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। 34 और 35 35 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। मैं बिल्कुल भाई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अलग बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको कंटेंट देने में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि कम टाइम में, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग वीडियोज़ ही वीडियोज़ देखो, तो फटाफट हमने पेपर सोल्व कर लिया है। तो अगले क्लास में कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेटेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इसको आप लोग चैनल को ज़रूर थोड़ा सा शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।